अपने निवेश को लेकर निवेशकों को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। बाजार की चाल में उतार चढ़ाव होना तो बाजार का स्वभाव है ही, लेकिन निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो को लक्ष्य के मुताबिक बनाना चाहिए और उन्हीं के मुताबिक बदलाव भी करने चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में मदद करने के लिए फायदेमंद फंड्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। यहां बात होती है सिर्फ आपके सपनों और उन्हें पूरा करने के लिए जरूरी इन्वेस्टमेंट्स की। जी हां, लाइफ की हर स्टेज के लिए आपकी तैयारी पक्की करने में हम करते हैं आपकी मदद। और आज फोकस में है एक ऐसा कपल जिनके अपने बच्चों के लिए हैं बड़े बड़े प्लान्स और साथ ही है फ्लैट खरीदने का सपना भी। मिलाते हैं आपको दर्शनी और विनय से। दर्शनी और विनय, इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो हमारे साथ शेयर किया और फायदेमंद फंड्स की टीम ने इनको इनके लक्ष्य के मुताबिक जो है कुछ सुझाव भी दिए हैं। इनके प्रोफाइल पे एक बार बात कर लेते हैं। यहाँ पर विनय की उम्र 40 साल की है और परिवार में 11 साल और 5 साल के 2 बच्चे हैं। हाल ही में इनका परिवार हैदराबाद शिफ्ट हुआ और यहाँ फ्लैट लेने की चाहत है इनकी। अब इन्हें सुझाए गए पोर्टफोलियो आपके सामने लेकर आते हैं, जहां पर हमने रैंक एमएफ के ओमकेश्वर सिंह को इनका पोर्टफोलियो दिखाया और उन्होंने कुछ जरूरी बदलाव और कुछ अहम फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करने की सलाह भी दी है। जो अहम फंड्स हमने इनको रेकमेंड किए हैं, जिनकी परफॉर्मेंस भी आप स्क्रीन में देख सकते हैं, उनमें शामिल है पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी। और जनवरी से अब तक अगर हम देखें तो 16% से ज्यादा के रिटर्न्स यहां पर इस फंड के तहत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगला फंड मैं यहां बात करना चाहूंगी यूटीआई इक्विटी फंड का, और इन्वेस्टमेंट्स जो है इन्होंने की है और 7% के ऊपर फिलहाल यहां पर हमें ये फंड जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, इनके पोर्टफोलियो में एक्सिस ब्लू चिप भी है और 4.5% से ज्यादा की बढ़त आ चुकी है। हम जनवरी से लेकर अब तक के दरमियान की बात कर रहे हैं, वैसे आपको बता दें। अब इसके साथ ही पोर्टफोलियो में सिक्योरिटी के लिहाज से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड, जहां डेट और इक्विटी दोनों में एक्सपोजर मिलता है, इसको भी रेकमेंड किया गया। इन्होंने इसको भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया हुआ है। तो चलिए, ये इनका पोर्टफोलियो है दर्शनी और विनय का। और जैसे कि हर हफ्ते हम हमारे निवेशक के केस स्टडी या उनके पोर्टफोलियो को रिव्यू करते हैं, तो हमने आज दर्शनी और विनय का पोर्टफोलियो आपको दिखाया। लेकिन हर हफ्ते हम एक फंड मैनेजर और एक फंड की भी पड़ताल करते हैं, आपको उस फंड मैनेजर और उस फंड की जानकारी भी देते हैं। तो आज हमारे शो में हम फोकस कर रहे हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड पर, जिसके फंड मैनेजर रजत चांडक हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया रजत जी, समय निकालकर फायदेमंद फंड्स में आज शामिल होने के लिए। आपसे मैं सवाल लूं उससे पहले मैं चाहती हूं कि दर्शकों को जरा रूबरू करा दूं आपसे। आपने इस फंड की जो जिम्मेदारियां हैं वो भले ही 2015 से ले रखी हों, लेकिन जो हमारे पास जानकारी प्राप्त है आईसीआईसीआई प्रू एएमसी के साथ आप 2008 से हैं और जितनी भी इस एएमसी में स्कीम्स हैं उनमें से काफी सारी स्कीम्स आपके बेड़े में हैं, जिसमें से एक है आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस एडवांटेज फंड। इसको वन ऑफ द लीडिंग फंड मैनेजर्स के तौर पर आप लीड भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से जुड़ने के लिए हमारे साथ। इस कैटेगरी के बारे में अगर मैं रजत जी आपसे बात करना चाहूं तो आईसीआईसीआई प्रू एएमसी इस कैटेगरी में पायनियर है, क्योंकि हमने देखा है कि सेबी ने तो फंड मैनेजमेंट नॉर्म्स जो हैं वो अभी ही कुछ समय पहले ही रिलीज किए हैं, लेकिन बैलेंस या हाइब्रिड या डायनेमिक कैटेगरी जो रिक्वायरमेंट है, मेरे ख्याल से इसकी जरूरत आपने काफी अरसे पहले, क्योंकि 2006 में इस फंड की शुरुआत हुई है, तब से इसको आपने लॉन्च किया हुआ है। इक्विटी और डेट के मिश्रण का जो आपने यहाँ पर पोर्टफोलियो बनाया है, जो आपने एक्सपोजर दिया है अपने पोर्टफोलियो में, अपने फंड में, इसकी जरूरत आपको कब महसूस हुई, क्यों महसूस हुई? जी बहुत बहुत नमस्कार। यदि हम शेयर बाजार को देखें तो इसमें एक चीज आपको हमेशा दिखाई देगी और वो है अस्थिरता, यानी कि वॉलेटिलिटी। अगर हम सिर्फ पिछले 10 से 12 वर्षों में ही अगर नजर डालें तो 2008-9 में अमेरिकी हाउसिंग बबल का क्राइसिस आया, 2011 से 12 में यूरोपीय देशों में अस्थिरता आई थी, 2013 में हमारे खुद के घरेलू भारत के जीडीपी में रेट दर में थोड़ी सी कमी आई थी, 2015 में चीन का जीडीपी रेट धीमा पड़ा था,
2018 में जनवरी के बाद हम जानते ही हैं कि स्मॉल कैप और मिड कैप में कैसी गिरावट आई थी, और अब 2020 में कोरोना का झटका लग रहा है। तो औसतन हमने देखा है कि हर 2 से 3 साल के बीच में कुछ ना कुछ घटना ऐसी घटित होती है, जिसका असर हमारे शेयर बाजार पर ज़रूर पड़ता है, और उसके कारण मार्केट में गिरावट आती है, लेकिन उसके बाद वहाँ से रिकवरी भी हमें देखने को मिलती है। और ऐसा नहीं है कि 2008 के पहले ये नहीं होता था। 2008 के पहले भी हम जानते हैं कि 97-98 में एशियन क्राइसिस आया, फिर टेक बबल बस्ट हुआ। तो कई क्राइसिस हमेशा से हर 2 से 3 वर्ष में अंतराल में आते रही हैं। तो वो देखते हुए हमें लगा कि इस वॉलेटिलिटी का हम कैसे हमारे निवेशकों के हित के लिए कुछ फायदा उन्हें दे सकते हैं, क्योंकि जहां वॉलेटिलिटी होती है वहां पे रिटर्न्स बनाना भी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। और इसीलिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड हमने 12-13 साल पहले लॉन्च किया हमारे निवेशकों के हित में, क्योंकि इस वॉलेटिलिटी का लाभ हम उठा सकते हैं और हमारे निवेशकों को भी उनका फायदा मिल सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा, और यहाँ पर आपने कई शब्दों का भी इस्तेमाल किया है कि बाजार का जो स्वभाव है उतार चढ़ाव का, उसका फायदा निवेशक एक फंड के जरिए कैसे उठा सकते हैं। इसके लिए इस तरह की जो कैटेगरी है वो काफी फायदेमंद रहती है। और अगर मैं इसको मौजूदा हालात में बात करना चाहूँ तो मेरे ख्याल से इस तरह की कैटेगरी के जो फंड्स होते हैं वो निवेशकों को ज्यादा पसंद आ रहे हैं, क्योंकि अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। इक्विटी एज एन एसेट क्लास निवेशकों को भरोसा नहीं है, साथ ही डेट में उन्हें पता है पैसे तो लगा देंगे लेकिन कमाई होने की ज्यादा गुंजाइश फिलहाल उन्हें नहीं लगती है, या धीमे धीमे कमाई होगी। बता दें इस कैटेगरी में आप पायोनियर हैं इन टर्म्स ऑफ रिटर्न ऑल्सो। खासतौर से अगर हम 10, 5 और 7 साल के रिटर्न देखें तो आपने यहाँ पर बेहतरीन रिटर्न देंगे। कम से कम इस कैटेगरी में अपने पीयर्स को तो आपने बीट ही किया है। मेरा सवाल आपसे ये है, मार्च में हमने देखा था कि आपने अपने पूरे पोर्टफोलियो में लगभग 80% के आसपास इक्विटी एक्सपोजर डाला था, लेकिन अब जो है हालात देखते हुए आपने इस एक्सपोजर को, इस बैलेंस को कैसे मेंटेन किया है? कितना परसेंटेज आपका इक्विटी में है, कितना डेट में? जी बिल्कुल, इसका सवाल के लिए मैं 2 मिनट चाहूंगा कि इसमें जैसे आपने कहा कि इक्विटी और डेट दोनों का मिश्रण में हम निवेश करते हैं, लेकिन इनका एलोकेशन जो है वो हम डायनामिकली बदलते रहते हैं। इसमें इक्विटी का एलोकेशन हम 30% से 80% के बीच में रखते हैं, और 15 से 25% के बीच डेट सिक्योरिटीज में रहता है, जिससे फंड का जोखिम भी कम रहता है, क्योंकि वो ज्यादा सेफ माने जाते हैं। इक्विटी का स्तर कितना रखना है, इसका चुनाव करने के लिए हमने एक इंटरनल मॉडल बनाया है, जिसका मूल रूप से निफ्टी का प्राइस टू बुक वैल्यूएशन है, जो ये निश्चय करता है कि उस हिसाब से वैल्यूएशन कहाँ है मार्केट्स के, उस हिसाब से कितना इक्विटी लेवल में रहना चाहिए फंड को। तो जैसे जैसे मार्केट में गिरावट आती है, वैल्यूएशन सस्ते हो जाते हैं, तो हम इसमें इक्विटी का निवेश बढ़ाते हैं, इक्विटी का स्तर बढ़ाते हैं, और वैसे ही जब मार्केट ऊपर की तरफ रुख करता है तो हम इसमें धीरे धीरे इक्विटी का लेवल, इक्विटी का स्तर हम कम करते जाते हैं। तो मूल रूप से हम सीधी बात में कहें तो हम सस्ता खरीदते हैं और महंगा बेचते हैं। मॉडल द्वारा संचालित प्रोसेस का फायदा ये है कि इसमें हमारे निजी लालच और डर की भावनाओं को ये हमसे दूर रखता है। आपने आमतौर पे देखा होगा कि जब मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है या मार्केट गिरावट आती है, तो आम निवेशकों के मन में एक डर बैठ जाता है, और जिसके कारण जब सही समय होता है, जब मार्केट का वैल्यूएशन सस्ता हो जाता है, जब उन्हें निवेश बढ़ाना चाहिए, तो वो डर के कारण उनसे कई ये अच्छे अवसर छूट जाते हैं। वहीं पर हमारा ये फंड इक्विटी एलोकेशन बढ़ाता है, और जैसा कि आपने कहा कि मार्च में हम 72% के ऊपर चले गए थे, 80% के आसपास थे हम। आज की डेट में क्योंकि वहां से मार्केट ने एक तेजी दिखाई है, उसके बाद अभी हम 60% से 62% के बीच में इक्विटी लेवल हम अपना मेंटेन कर रहे हैं। बिल्कुल। चाणक्य जी, यहाँ पर थोड़ा सा एयूएम पर मुझे सवाल पूछना है, क्योंकि आपका जो फंड का एयूएम है वो लगभग 25,000 करोड़ से कुछ ज्यादा बढ़ चुका है। क्या ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है लार्ज एसेट्स को कंट्रोल में करने में? साथ ही एक्सपेंस रेशियो आपका पेयर्स के मुकाबले काफी कम है, निवेशकों को ये बताना बहुत जरूरी है, और 5 साल में खासतौर से हम देखें तो उम्दा रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन एयूएम के बारे में आप जरा बताएं मुझे। जी, ये हमारे फंड के मॉडल की एक खासियत है। जैसा मैंने बताया कि जब मार्केट में गिरावट आती है, यानी कि शेयर मार्केट में, शेयर बाजार में बहुत सारे लोग अपने शेयर्स बेच रहे होते हैं, तब हमारा फंड खरीद रहा होता है। तो इसमें हमें लिक्विडिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मार्केट जो शेयर जो हमारा साइज है फंड का, जो आपने कहा कि 25,000 करोड़ के ऊपर का है, तो हमें उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। इसी तरह से जब मार्केट ऊपर की तरफ रुख करता है, तो जब यहाँ पे डिमांड आती है शेयरों की, लोग खरीदने के लिए खड़े रहते हैं, तो हमारा फंड उन्हें बेच रहा होता है। तो उस हिसाब से हम मार्केट की परिस्थितियों के विपरीत
इस फंड का चालन करते हैं, जिससे हमें इसके साइज से कोई परेशानी की मतलब परेशानी नहीं होती है। ऑलराइट, थोड़ा सा फोकस हम करते हैं आपके इक्विटी होल्डिंग्स और ओवरऑल एक्सपोजर पर, क्योंकि यहाँ पर जो नाम हमारे पास है, अगर मैं टॉप 5 या टॉप 6 की बात करूँ तो आपके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज है, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, इन्फोसिस है, भारती एयरटेल है, NTPC है, फाइनेंशियल, एनर्जी, टेक, ऑटो, हेल्थ केयर, मेरे ख्याल से ये आपके प्रमुख सेक्टर्स हैं जिन पर फिलहाल आपका फोकस है। फिलहाल बाजार की स्थिति को देख के आपको लगता है कि आप इस सिनेरियो में, इस एक्सपोजर में, इस सिलेक्शन में कुछ बदलाव करेंगे? क्या आपका रुझान किसी स्पेसिफिक सेक्टर पे बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, या कोई ऐसा सेक्टर जो आपके रडार पर है फिलहाल? जी, जैसा आपने कहा कि हमारे फंड का रुझान या झुकाव अभी थोड़ा फाइनेंशियल्स की तरफ है, थोड़ा ऑटोज की तरफ है। तो यदि मैं बैंकिंग सेक्टर के बारे में बात करूं, यदि हम पिछले 10 से 15 वर्षों का अगर अंतराल में देखें, तो लार्ज प्राइवेट बैंक्स जो हैं, उन्होंने लगातार अब मार्केट शेयर बेहतरीन तरीके से अपना उसमें बढ़ोतरी की है। और हमारा मानना है कि ये मार्केट शेयर गेन्स अगले कई सालों तक चलते रहेगा। अगर हम अपने देश में हाउस होल्ड डेट टू जीडीपी रेशियो देखें, तो वो हमारे बाकी देशों से काफी ज्यादा कम है। हम करीब 15-16% के बीच हैं, जो कि काफी कम लेवरेज है अगर हम कंपेयर करें ब्राजील से, इंडोनेशिया से या कई और देशों से। और जैसे जैसे निजी आय हमारे देश में लोगों की बढ़ते रहेगी, वो गाड़ी खरीदेंगे, वो घर खरीदेंगे, जिनके लिए उन्हें फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी, और वहीं पर ये बैंकों का धंधा हमारे हिसाब से व्यवसाय काफी बढ़ेगा। तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी जो है वो बैंकिंग स्पेस में काफी है। जो लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, उनका टियर 1 कैपिटल रेशियो भी काफी सुरक्षित है। हमने देखा है कि किसी भी क्राइसिस में, इतिहास में अगर आप देखें, तो कोई भी क्राइसिस के टाइम पे सबसे ज्यादा असर बैंकिंग के शेयरों में पड़ती है। लेकिन जैसे ही कोई क्राइसिस समाप्त होता है, वैसे ही इनमें रिटर्न्स भी ज्यादा बनने की उम्मीद रहती है। अभी क्योंकि कोरोना का माहौल है और लॉकडाउन चल रहा है हमारे देश में, तो काफी निवेशकों को इस बात का डर लगा हुआ है कि इनके एनपीए लेवल्स बढ़ जाएंगे, बैंकों में परेशानी आ सकती है उनके धंधे में। लेकिन हमारे मानने में, मेरे मानने में, कि जो प्राइवेट बैंक्स हैं, वहाँ पर हमें दिक्कत कम होगी। अभी उनके शेयर के दाम हमें सस्ते लगते हैं, मुझे सस्ते लगते हैं, आकर्षक लगते हैं। और जैसे ही इकोनॉमी वापस नॉर्मल जीडीपी ग्रोथ की तरफ रुख करेगी, वहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ पर रिटर्न्स बनने की संभावना ज्यादा है। डेट पोर्टफोलियो पर डालते हैं जी, आप कुछ कह रहे हैं? इसी तरह से अगर हम ऑटो सेक्टर को भी देखें, तो पिछले 2 वर्ष से इसमें कुछ ना कुछ अड़चन आ रही है। 2018 में इंश्योरेंस का कॉस्ट बढ़ गया, फिर सेफ्टी नॉर्म्स बढ़ गए, अभी भारत स्टेज 6 के कारण महंगाई बढ़ गई। तो औसतन 2 व्हीलर्स का भाव जो है 20 से 25% बढ़ गया है। तो ऐसे माहौल में जो कस्टमर है, वो भी थोड़ा एक बार के लिए अपनी खरीदारी रोक देता है। तो हमारा मानना है कि वहां पर भी हमारा जो पेनिट्रेशन लेवल है वर्सेस अदर इकोनॉमीज काफी कम दर पर है, और वहां पर भी लंबे समय तक हमें अच्छी ग्रोथ दिख सकती है। कोरोना के कारण लोगों का जो निजी ट्रांसपोर्ट की तरफ रुख होगा, सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट में लोग कम ट्रैवल करना पसंद करेंगे, उसका भी फायदा मुझे लगता है कि 2 व्हीलर कंपनीज और 4 व्हीलर कंपनीज को मिलेगा, और वहां पर भी हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई देती। बिल्कुल, तो इकोनॉमी जिस दिशा में मुड़ रही है उसको आप भाप रहे हैं और अकॉर्डिंगली आप अपने पोर्टफोलियो में एक्सपोजर और एलोकेशन रख रहे हैं। लेकिन डेट के लिहाज से मुझे समझना है, हालांकि जिस तरह से हम डेट क्राइसिस को होते हुए देख रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से, जो डेट निवेशक हैं वो काफी निराश है। एक एक करके जो हमने डिफॉल्ट्स और बाकी तमाम खबरें आते हुए देखिए, माहौल डेट को लेकर असमंजस वाला है, निवेशकों में कॉन्फिडेंस की कमी है। हालांकि आपके जैसे फंड में निवेशक के पास तो इक्विटी का एक्सपोजर भी है, तो उतनी खतरे की या परेशान होने वाली बात नहीं है जो एक प्योर डेट फंड में शायद उनको लगेंगी। फिर भी आपका डेट सिलेक्शन मैं स्क्रीन पे भी फ्लैश करना चाहूंगी, जहां पे टॉप डेट एलोकेशंस की जानकारी हमें मिल जाएगी। उसके साथ साथ निवेशकों में कॉन्फिडेंस डेट को लेके आप कैसे बढ़ाना चाहते हैं, इस शो के माध्यम से आप उन्हें क्या कहना चाहते हैं? जी देखिए, किसी भी धंधे में रिस्क तो होता ही है। यदि हम बैंकों की बात करें, वो भी लोन देते हैं और वहां पर उनको एनपीए का सामना करना पड़ता है। तो इसी प्रकार से हम भी जो निवेश करते हैं, भले ही वो इक्विटी में हो या डेट में हो, उसमें रिस्क तो होता ही है। लेकिन एक बात मैं बड़े कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में जो हमारी डेट टीम है, जो हमारी रिस्क टीम है, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। और जितने भी आपने अगर हादसे देखे होंगे डेट मार्केट में, जो सुने होंगे, वहां पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कहीं भी उसमें नहीं था। तो हमारा जो काम है, जो रिसर्च प्रोसेस है, वो काफी स्ट्रांग है, ये इस बात को दर्शाता है। और हमारे निवेशकों को इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है।
अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ होल्डिंग्स अगर हम पोर्टफोलियो में देखें तो 100 से ज्यादा है। चाणक्य जी, ये फंड का साइज बड़ा है क्या, इस वजह से ज्यादा है? जी, ऐसा नहीं है। मैं उसको इस तरह से देखना चाहूँगा कि अगर आप इसके टॉप 10 होल्डिंग्स देखेंगे, अगर आप टॉप 10 होल्डिंग्स देखेंगे तो मोर देन 50%, आधे से ज़्यादा इक्विटी जो एक्सपोज़र है वो टॉप 10 होल्डिंग्स में है। पर साइज़ थोड़ा ज़्यादा है फंड का, तो और ये थोड़ा मल्टी कैप की तरह से हम चलाते हैं, तो इसमें 7 से 8% मिड कैप और स्मॉल कैप भी हैं। तो जैसा-जैसा हमको अपॉर्च्युनिटी मिलती है मार्केट में, हम धीरे-धीरे शेयर वो एक्युमुलेट करते हैं। तो क्योंकि फंड का साइज थोड़ा बड़ा है, तो इसमें एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम नंबर ऑफ शेयर्स हमेशा थोड़े ज़्यादा दिखते हैं। चाणक्य जी, यहाँ पर एसेट टर्नओवर रेशियो का ट्रेंड किस तरह से रहा है, क्या आप इसको लो रखने की कोशिश करते हैं? जी देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि हमारा फंड में इक्विटी एक्सपोज़र 30 से 80% के बीच हम मैनेज करते हैं। और ये मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपके दर्शकों को कि ये हम डेली मैनेज करते हैं। मतलब रोज़ हम इसमें या तो इक्विटी का एलोकेशन थोड़ा बढ़ाते हैं, थोड़ा कम करते हैं, जिसकी वजह से पोर्टफोलियो का टर्नओवर रेट तो थोड़ा हाई रहेगा। ऑलराइट, आखिरी सवाल है लेकिन ऑन अ लाइटर नोट में सवाल पूछना चाहती हूँ। इस फंड में हमने देखा है कि 4 फंड मैनेजर्स हैं। कि अब इतने सारे लोग एक फंड में, इतने सारे टैलेंटेड प्रोफेशनल और महारती जन एक फंड में यहाँ पर लगे हुए हैं, इसके पीछे मकसद और उद्देश्य क्या है? क्या ये फंड इतना बड़ा है इसीलिए आपने 4 फंड मैनेजर्स रखे हैं? जी, उसके 2 कारण हैं मूलतः। एक तो अगर आप देखेंगे कि फंड का साइज जैसा आपने कहा वो तो है ही। दूसरी बात है कि इसमें इक्विटी और डेट दोनों हैं। तो इसमें मेरे कलीग जो डेट टीम से हैं, वो भी इसमें फंड मैनेजर हैं जो डेट पोर्शन को मैनेज करते हैं। और हम इक्विटी में हम 2 लोग हैं जो मिलके इसका, क्योंकि इक्विटी एलोकेशन जनरली डेट से थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो इतने बड़े फंड के लिए तो हमने सोचा कि 2 फंड मैनेजर्स की आवश्यकता थी। ऑलराइट, चाणक्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आज हमसे बात करने के लिए। आपके जरिए निवेशकों के कई सारे सवाल जो खासतौर से इस कैटेगरी को लेकर होते हैं वो यहाँ पर सुलझ गए होंगे। और सभी दर्शकों को हम बता दें कि इस तरह की कैटेगरी में निवेश करना हो तो कम से कम 5 साल का समय तो आपको देना ही चाहिए। और जिस तरह का माहौल बना हुआ है, अगर आप प्योर इक्विटी या प्योर डेट फंड में नहीं जाना चाहते हैं तो आईसीआईसीआई बैलेंस एडवांटेज की जो कैटेगरी है आपको रिटर्न भी देगी और आपका रिस्क भी कम करेगी, मिटिगेट करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमसे बात करने के लिए चांदोक जी। फायदेमंद फंड में हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जुड़ेंगे रैंक एमएफ के ओमकेश्वर सिंह से, जो कि हमारे दर्शकों को देंगे आज उनके तमाम सवालों के जवाब। बने रहें। स्वागत है आपका एक बार फिर से फायदेमंद फंड्स में, जहां पर हम दे रहे हैं अब आपके सवालों के जवाब। और मेरे साथ रैंक एमएफ के ओमकेश्वर सिंह जी जुड़ गए हैं। ओमकेश्वर जी, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। शुरुआत करते हैं सीधा दर्शकों के सवालों के साथ। और पहला सवाल गुजरात राजकोट से मीत ठक्कर पूछना चाहते हैं। नमस्कार मीत, आपका सवाल फायदेमंद फंड्स पे लिया जा रहा है। आपका पोर्टफोलियो हमारे पास है, जिसमें आपने पूछा है एचडीएफसी कैपिटल बिल्डर वैल्यू फंड में निवेश आपने किया हुआ है। बताएं इसमें आप कितने की एसआईपी कर रहे हैं हर महीना? जी, गुड आफ्टरनून जी। मैं अप्रैल 2019 से सिस्टमेटिकली 2000 रुपीज पर मंथ की एसआईपी कर रहा हूँ। ओके। और उसके साथ साथ मेरा आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस में यूलिप प्लान चालू है 40,000 रुपीज एनुअल। तो मुझे ये 2 क्वेश्चन जानने थे कि कैपिटल बिल्डर को मैं आगे कैसे फॉरवर्ड कर सकता हूँ या नहीं। और मेरा एक और प्लान है कि 2000 रुपीज की एक और एसआईपी मुझे स्टार्ट करनी है, तो कौन से फंड में मैं स्टार्ट करूं? ठीक है, इन दोनों में आपका 25 साल का नजरिया है। कोई खास कॉर्पस जो आपको इकट्ठा करना है? क्योंकि आपकी उम्र 25 साल की है, आप रिस्क थोड़ा सा उठा सकते हैं। मेरे ख्याल से ओमकेश्वर जी भी आपको रेकमेंड करेंगे, लेकिन कोई कॉर्पस का अंदाजा? नहीं, ऐसा अभी कोई सोचा नहीं है कि अभी, लेकिन अभी मैं सिंगल हूँ तो यही सोचा है कि अगर 50 साल के आसपास में रिटायर होता हूँ तो एक काफी अच्छा 1 करोड़ या ऊपर, इससे ऊपर का कॉर्पस बनना चाहिए मेरा। समझ गए आपका सवाल। ओमकेश्वर जी, क्या कहेंगे आप? एचडीएफसी कैपिटल बिल्डर वैल्यू फंड है इनके पोर्टफोलियो में फिलहाल। जी, तो एचडीएफसी कैपिटल बिल्डर से बेटर जो इनको ग्रोथ और वैल्यू मिलेगा वो एक्सियस ईएसजी फंड में, तो उनको एक्सियस ईएसजी ग्रोथ फंड में चले जाना चाहिए। दूसरा उन्होंने बोला कि यूलिप भी वो 40,000 का करते हैं। तो इससे पहले भी हम लोगों ने बोला है कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो
आप म्यूचुअल फंड को यूज करें। इंश्योरेंस आप सेपरेट रखें, तो टर्म प्लान लेकर के और म्यूचुअल फंड करेंगे तो वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है, इंस्टेड ऑफ डूइंग की यूलिप करो आप। और जो 2000 का ये और जो एसआईपी ये करना चाहते हैं, एक मल्टी कैप यूटीआई इक्विटी फंड है, उसमें वो कर सकते हैं। ओके तो ये 4 से 5000 का अगर ये 25 साल के लिए भी करते हैं तो इनके पास 2 करोड़ का कॉर्पस हो जाएगा। लेकिन हर साल अगर ये 10% बढ़ाते जाएंगे तो काफी अच्छा कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं ये अपने 50वें साल तक। ऑलराइट, चलिए उम्मीद करते हैं मीत आपने सलाह सुन ली हो और इसको अमल करेंगे अपने पोर्टफोलियो में। आगे बढ़ते हैं, प्रवीण पिल्लेवर अमरावती से हमारे साथ फोन लाइन पर है। इनके पोर्टफोलियो में फंड्स मैं बता दूं, HDFC कैपिटल बिल्डर है, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी है, SBI मल्टी कैप है, SBSL इक्विटी फंड, SBI फोकस फंड है। प्रवीण, आपको मेरी आवाज आ रही है? कितने सालों से आप निवेश कर रहे हैं इन फंड्स में? मैडम 5 साल से मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ ओके ये फंड में, और अभी लगभग 9 लाख का कॉर्पस जमा हुआ है। ओके और मुझे 4 साल में मेरे बच्ची की शादी के लिए 5 साल में मुझे 25 लाख चाहिए। तो ये फंड जो है एग्जिस्टिंग, वो क्या सही है कि उस मेरे गोल को साबित कर सके? अभी आप जो है 10,000 की SIP कर रहे हैं ना, इसमें आप इजाफा कर पाएंगे? हाँ कर पाएंगे, कोई नो प्रॉब्लम। ऑलराइट, ओमकेश्वर जी, सबसे पहले तो फंड्स कैसे हैं और कितनी SIP बढ़ाने की जरूरत होगी इनको बच्चे की शादी के लिए पैसे इकट्ठा करने हैं? जी, तो इन्होंने जो अभी बोला कि ये सारों में करके उन्होंने करीब 9 लाख का कॉर्पस क्रिएट कर लिया। राइट। तो पहले इनको चाहिए कि जिस फंड्स में है उससे निकल करके वो बेटर फंड्स में आ जाए, ताकि अगले 5 साल में उनको और अच्छा रिटर्न मिल सके। तो HDFC कैपिटल बिल्डर में अभी थोड़ा देर पहले जो बताया था उसको स्विच करना चाहिए, एक्सेस ESG फंड में चले जाना चाहिए। मिड कैप में HDFC से मिड कैप से बेटर उनको DSP मिड कैप में ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगा। सिमिलरली मल्टी कैप में इनके पास 2 फंड्स है, SBI मल्टी कैप और ABSL इक्विटी फंड। तो ये दोनों उनको UTI इक्विटी में स्विच कर देना चाहिए। और SBI फोकस्ड इनका ठीक है, वो उसको वो कंटिन्यू कर सकते हैं। ऑलराइट, जो उनका जी उनका दूसरा था कि उनको जो पैसा चाहिए उनके बच्ची के शादी के लिए, तो उसमें अगर वो पैसा थोड़ा बढ़ा देंगे तो जो वो कॉर्पस चाहते हैं वो उनका बन जाएगा। बिल्कुल, इन्होंने कहा भी है कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाने की इनकी मंशा है भी। तो फिलहाल ये बदलाव आपको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने हैं, डिसिप्लिन मेंटेन करना है और निवेश को बढ़ाना है। प्रवीण जी, इसी के साथ ओमकेश्वर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय निकालकर दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब देने का। फायदेमंद फंड्स में मुझे भी इजाजत दें, लेकिन हाँ, हमारे साथ सोशल मीडिया पे लाइव पर जरूर जुड़िए सोमवार को और बुधवार को शाम 4:30 बजे। फिलहाल इजाजत दें, नमस्कार।